सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। वैसे तो रात हो रही है, लेकिन जब तक 12 नहीं बज जाते हैं तब तक लोग गुड इवनिंग भी कह देते हैं। खैर, हम क्या कहते हैं उससे अस्तित्व में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर अंधेरा है, बारिशें चल रही है और कुछ मित्रों ने मकर संक्रांति की बधाई भेजी है भाई। वैसे यहाँ तो हमें किसी भी त्यौहार का पता नहीं चलता है। क्रिसमस जैसा कोई त्यौहार आता है यहाँ तो पता चलता है, कुछ बैंक हॉलीडे होते हैं तो पता चल जाता है। बाकी भारतीय जो त्यौहार हैं उनका यहाँ सहज पता नहीं चलता। अगर किसी खास एरिया में गए जहाँ मेजॉरिटी उन लोगों की होती है, दुकानें होती हैं, शॉपिंग करते हैं लोग, तो पता चल जाता है। और फिर रुचि भी नहीं है तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं चले जाते हैं, फेसबुक से और यूट्यूब से पता चलता है जी आजकल ये चल रहा है। खैर, मकर संक्रांति यादें हैं बचपन की पुरानी बड़ी। बचपन के दिन थे, हमने भी खूब मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई हैं, पतंग बनाई हैं, मांझा तैयार किया है, बाजार से खरीद के लाते थे। फिर उसको, भाई पैसे की बड़ी कमी होती थी तो हम सस्ते से सस्ते में काम चलाने के लिए धागा अलग से खरीद के लेके आते थे, सांकल छाप रील धागे की। फिर गोंद लाते थे, ना मालूम क्या क्या लाते थे, कांच वो बल्ब को तोड़ के पीस के वो तैयार करते थे उसका और रंग डालते थे, और दो तीन लोग और भी मिल जाते हमारे जैसे लड़के, तो फिर धागे से उसको रंगते थे, वो मांझा तैयार करते थे, फिर उसे सुखाते थे। और क्या क्या होता था हाथ में, वो उचका बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो पतंग भी हाथ से, कागज़ लाते थे, चिपकाते थे। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता बांस को छीलना। वैसे तो प्रोफेशनली बाजार में मिलती अच्छी अच्छी पतंग, लेकिन महंगी होती थी। सस्ती से सस्ती हमारे ज़माने में 2 पैसे की, फिर 1 आने की, 2 आने की, 8 आने की, रुपये की, 2 रुपये की। भाई जिसकी जिसकी हिम्मत है, जिसके पास जितना पैसा है उतनी अच्छी पतंग लेगा, उड़ाएगा, लोगों की नज़र जाएगी। पेच लड़ाना, छत पे चढ़ जाते थे, कहीं दीवार पे चढ़ जाते थे, कहीं मकान की छत पे, ना मालूम कहाँ कहाँ जाके पतंग उड़ाते थे। कट जाती थी हमारी पतंग, काट भी देते थे दूसरे की। और ये बचपन के खेल थे, अब तो यादें हैं। तो एनीवे, वैसे हमें पता नहीं चलता अगर आपने बताते मकर संक्रांति। इसमें एक अच्छी बात है कि भाई तिल के गुड़ के लड्डू गजक खाने का बड़ा अच्छा चलन है वहाँ का। पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, उसका अपना इतिहास होगा। खेस मुझे तो याद नहीं है क्या चीज़ होती है लोहड़ी, लेकिन वो भी एक उत्सव है, फेस्टिवल है, खूब नाचते हैं गाते हैं लोग। तो सभी को मुबारक हो। और बात क्या किया जाए, समस्या इतनी बड़ी है कि हमारी बातों से उसका समाधान कैसे निकलेगा। हमारा जो अस्तित्व है व्यक्तिगत रूप से, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कहाँ। लेकिन क्या है कि खबर मिलती है तो बड़ा अफसोस होता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। कोई कहता है तेल चाहिए अमेरिका को, इसलिए उसने वहाँ कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया। कोई कुछ कहता है, कोई हजार ढंग हैं। लड़ना हो तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। उसमें सबसे अच्छा बहाना है रिलीजन का, धर्म का, मजहब का, जिसको नाम कैसे लोग अलग अलग नाम देते हैं। और कुछ ऐसे कल्ट भी हैं जिसे कहना चाहिए, वो हजारों वर्षों से वही, हजारों साल से वो लूटते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं। कुछ उनमें से सुधर भी गए हैं, कोई दूसरे बिल्कुल अभी भी जाहिल हैं। उन्हीं के कारण सारा उपद्रव है। और लगता नहीं है कि लड़ाई रुकेगी। रुक जाए, समझौता हो जाए, बातचीत कर ले। जिसके पास ताकत नहीं है, वो जानता है कि हमारी हार होगी, तो बेहतर है फिर लाखों लोगों की जान को जोखिम में डालना, उनको मारना और पूरा शहर के शहर बर्बाद कर देना। एक मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और एक बस्ती में एक बम फेंका कि कितनी बिल्डिंगें तबाह हो जाती है, एकदम से धाराशायी होके, एकदम से खंडहर, इतना मलबा हो जाता है उसमें, लोग दब जाते हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं आता, लाशें सड़ती रहती हैं। इतना भयंकर ये होता है कि हम तो दूर से देखते हैं तो भी अफसोस होता है कि क्यों मार रहे हैं लोग।
कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? बातचीत करके इतने हम समझदार नहीं हैं कि बातचीत करके, मीटिंग करके सारी दुनिया के सामने हल निकाला जाए? लेकिन नहीं, कुछ आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो आप उनको बातों से नहीं समझा सकते हैं। उनका एक उद्देश्य है, उन्होंने तय कर लिया है कि सारी दुनिया पर इस्लाम को काबिज करना है, मतलब इस्लाम को फैलाना है। कोई पूरी ज़मीन पे कोई ऐसा इंसान ना रहे जो मुसलमान ना हो, सभी को मुसलमान बनाना, सभी से इस्लाम कबूल करवाना है। और इसी के लिए वो येन तेन प्रकरण किसी भी तरह से प्यार से समझा के, जब समझाने की कोशिश करते हैं, अपने किताबों को उल्टा सीधा अनुवाद करके। बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है उन किताबों में भी। मैं कितने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ एक्स मुस्लिमों से, पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब किताबें पढ़ी और सब अली सीना की पढ़ी और भी कई किताबें पढ़ी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो उनकी है वो पढ़ी, और वो जफ़र हेरेटिक की द मोहम्मद सीरियल देखी, और खिलाफत का खूनी खेल, ये जफ़र हेरेटिक का देखने के लायक है। और भी कई लोगों ने बनाई है ऐसी छोटी छोटी फिल्म के रूप में भी और बातचीत के रूप में भी। तो सारे एक्स मुस्लिमों को मैं सुनता हूँ, पिछले 4-5 साल से तो हो ही गए। तब मुझे पूरी जानकारी मिली कि चक्कर क्या है। तो बड़े लोग हिपोक्रेट हैं, जानते हुए भी अनजान बनते हैं या बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डरे हुए हैं। समाज में रहना है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कारोबार है, जॉब है, नाम क्या क्या है। तो डर के मारे उनके पूर्वज तो बन गए थे तलवार के बल पे मुसलमान। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या जहाँ भी है दुनिया में इस्लाम फैला है, वो तलवार के लोगों को ज़बरदस्ती। देखो औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, अकबर ने, जहांगीर ने, तुगलक ने, नादिर ने, चंगेज खान, गौरी, इतने नाम हैं कि ये सारे अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, ये लुटेरे हैं। इनको बादशाह कहना ही एकदम बादशाह के सम्राट का नाम जो है उचित नहीं है। उनको बादशाह कहना किसी भी सूरत में। उनके पास था क्या और क्या लेके आए थे? वो भारत में लूटने आए थे। कितनी स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ है, कितना इतना खून खराबा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब बंटवारा हुआ भारत का तो कितना क्या हुआ, अब कितने लोग वहाँ बचे हैं। तो ये सब जब बार बार, आजकल तो बार बार ना सुनो ना पढ़ो, तो कोई बताने वाला, समझाने वाला, अलग ढंग से अपनी अपनी कहानी बताने वाला, आप बीती बताने वाले कश्मीरी जो लोग हैं वो बेचारे दर बदर हो गए, लाखों, 2-4 भी नहीं। तो अब तो फिल्में बनने लगी ताकि हमें हकीकत का पता चले। इतिहास को फिर से खंगाला जा रहा है, पूरी हिस्ट्री को फिर से पलट के देखा जा रहा है। लोगों ने कहाँ मिलावट की है, कहाँ अदली बदली की है, कैसे लोगों को गुमराह करने के लिए सारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया है। मैं भी कभी कभी पढ़ता रहता हूँ। अभी एक हे राम नाम की पुस्तक लेके आया था प्रखर श्रीवास्तव की। उन्होंने बड़ी खोज की गांधी के ऊपर, वर्षों की तपस्या, फल, खोजबीन। मतलब लगना पड़ता है, किताब लिखना भी मामूली बात नहीं है। जान पूरी झोंकनी पड़ती है, मतलब एक ही जगह में आपको रह के सब भूल जाना पड़ता है और सब चीज़ें, तब जाके एक तैयार होती है किताब। तो जो आइडियोलॉजी है जिसमें हिंसा है और दूसरों को बदलने का हुक्म है, निवेदन नहीं है, वो हमारा भारत का तो चलन बिल्कुल अलग रहा है। हमने तो सब सुखी हों ऐसी प्रार्थना की है भारत में, चाहे कोई भी धर्म हो, मानने वाले हो ना मानने वाले हो। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि चींटी से लेके हाथी तक, पेड़ पौधे हो, मछली हो, प्राणी, जमीन पे चलने वाले हों, आसमान में उड़ने वाले हों, पानी के अंदर रहने वाले हों, कोई भी छोटे से छोटा जीव भी है, अगर आपको वो बाधा नहीं डाल रहा आपके जीवन में, तो उसे आप मारो मत। उसका रास्ता बदल दो, उससे अलग हो जाओ, उसको अलग कर दो अपने रास्ते से, कहीं वो छोड़ के आ जाओ, आराम से पकड़ के ले जाके। अब मच्छर जैसी बात अलग है। हमारे ज़माने में तो बचपन में मच्छर नहीं होते थे, अब सुना है कि हर जगह मच्छर हो गया। जाते हैं भारत तो पता चलता है कि पूरा भारत में जगह जगह
खैर जो बहुत ज़रूरी है वो हिंसा नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए, अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए हम करते हैं। हालांकि जानबूझकर किसी की हत्या करना अपने भोजन के लिए, ये भारतीय परंपरा नहीं रही है। तो ऐसी सारी बातें हैं। अभी फिल्म की बातें करें तो बड़ी धूमधाम से फिल्म की चर्चा हो रही है। धुरंधर सुना है कि बड़ा सच्चाई के ऊपर बनाया गया है, जो भी हुआ था उस काल में, उस खंड में, उस पर आधारित है और उसके कलाकारों की भी बड़ी तारीफ हो रही है। तो सोचा था कि अपनी तरफ से क्या करूं, क्योंकि सारा कोई मानता हो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, गॉड जो भी हो, या नहीं मानता हो, अस्तित्व को, नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकृति है, चलती रहेगी। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों आए हैं इस जमीन पर और चले गए हैं। कोई गीत गा कर गए हैं, कोई कुछ चित्र बना कर गए हैं, कोई कुछ पैदा किया है, आविष्कार किया है, कुछ लूट खसोट करके गए हैं, लेकिन गए तो सभी हैं। लूटने वाले भी चले जाते हैं और लूटने वाले भी चले जाते हैं। जिनको लूटा है वो भी चले जाते हैं और जो लूट गए हैं वो भी चले जाते हैं। रहता कौन है? अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो इंसान को इतनी समझ आ जाए और गहराई से समझ में आ जाए तो फिर वो दूसरों को सताना बंद कर देता है। लेकिन उसको लगता है मैं तो हमेशा के लिए हूँ, या मैं जो करूँगा उसका प्रभाव हमेशा हमेशा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ना मालूम कितनी सभ्यताएं यहाँ पैदा हुई, संस्कृतियाँ पैदा हुई, कितने मुल्क बने और मिटे, और ऐसा चलता रहेगा जब तक इंसान लड़ना चाहता है। किसी भी बहाने से, लड़ने का बहाना कोई भी हो, गलतफहमी के लोग शिकार हैं। वो प्रेम, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, आदर, सम्मान एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान के लिए, ये जो विधायक पॉजिटिव विचारधारा है, ये कम होती गई है। पीछे भी बहुत अच्छे लोगों की एक आदत ये है कि वो टॉलरेट कर लेते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए बुरे लोगों को मौका मिल जाता। अच्छा आदमी तो लड़ना ही नहीं चाहता, वो तो गीत गाना चाहेगा, फिल्म बनाना चाहेगा, किताब लिखेगा, नाचेगा, चित्र बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, खेती करेगा, फूल उगाएगा। हजारों ढंग है खुश होने के और खुशी बांटने के, वो उसमें लगेगा। वो थोड़ी हथियार बनाएगा और किसी का कत्ल करेगा और किसी को लूटने जाएगा। ये दुखी आदमी का लक्षण है, जो कुछ निर्माण नहीं कर सकता, जो बना नहीं सकता। वो दूसरों को मिटाकर सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मिटाने में तो कोई अक्ल की जरूरत पड़ती नहीं, ना इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मूर्ति बनाने में महीनों लग जाते हैं। पत्थर को तराशना कोई मामूली बात नहीं है। छीनी हथौड़ी लेके पूरा ध्यान उसमें लगा, फिर पता चलता है कि कितनी आपके अंदर सेंसिटिविटी है। एक पत्थर में आप एक मूर्ति बना देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, एक फूल बना देते हैं। लेकिन कुछ भी निर्माण करने के लिए बहुत अक्लमंदी चाहिए। तोड़ने के लिए तो अक्लमंदी की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको हम मजहब कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, वो तोड़ फोड़ से ही शुरू हुआ है। सबसे पहले उन्होंने काबा, जहाँ है काबा शरीफ जिसको बोलते हैं, उस जगह बहुत बड़ा मंदिर था। 365 मूर्तियां हो तो समझ लीजिए कितना बड़ा मंदिर रहा होगा, बड़ा विशाल रहा होगा। 8-10 मूर्तियां रखना हो तो 10-10 मीटर का फासला भी हो। 365 मूर्तियां मतलब 1 किलोमीटर तो कम से कम, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा कम, इतनी मूर्तियां वहाँ थी। सबको तोड़ फोड़ के कहाँ दफन किया उसका भी खुदाई नहीं करने देते हैं, क्योंकि खुदाई हो तो पता चले कि वहाँ ज़मीन में क्या क्या दफन है आसपास रेगिस्तान में। लेकिन चालाकी है। खैर वहाँ भी बदलाहट आ रही है। अब ईरान है, देखिए, कभी पर्शिया था, पारसी लोग थे जिनकी अग्यारी होती है, और बड़े प्यारे लोग, बड़े आराम से प्यार से बोलने वाले। भारत में तो गुजराती बोलते हैं वो, लेकिन उनकी अपनी पर्शियन लैंग्वेज भाषा होती है, उसकी बात अलग है। जामे जमशेद एक अखबार आता था गुजराती में, वो पारसी लोगों की कम्युनिटी से निकलता था। तो कभी कभी मैं, गुजराती पढ़ना आता है मुझे, लिखना पढ़ना आता है, तो मैं उसको कभी कभी पढ़ लेता था। एक आने का ही आता था, ज़्यादा महंगा नहीं था वो उस ज़माने में। जामे जमशेद
मुंबई समाचार भी आता था गुजराती में, तो कभी कभी शौक से ही पढ़ लेता था। तो खैर एक बड़े सुसंस्कृत लोग थे, वो बड़े प्यारे लोग थे, लड़ना जानते नहीं थे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जो वो 4,000 मुसलमानों को अपने देश में शरण दे रहे हैं, शरणार्थी की तरह आए हैं, उनको रख लिया। उन्होंने धीरे धीरे पूरे पर्शिया को ईरान में बदल दिया। लोगों को ज़बरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया, कब्जा कर लिया उनके ऊपर, उनको स्लेव बनाया ना, उन्होंने क्या क्या हुआ। आप तो हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना। और बाकी थोड़े बहुत थे वो अपनी जान बचा के, अपनी आग लेके अगियारी से और भारत पहुंच गए। भारत ने उनको शरण दी तो वहीं बस गए। उनमें बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें होमी वाडिया और रतन टाटा और नमन ऐसे कई नाम हैं। खैर वो क्रिएटिव कम्युनिटी है पारसी लोगों की, बड़े क्रिएटिव है, बड़े पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, इसलिए बड़े थोड़े से बचे। माइनॉरिटी तो वही है सबसे कम पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर सबसे कम अगर कोई कम्युनिटी है तो पारसियों की है। उसके बाद मेरा ख्याल है जैन हैं, फिर बौद्ध आते हैं, फिर कुछ और आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी क्या सबका नाम लेना। लेकिन वो बड़े शरीफ लोग हैं, लेकिन उनकी शराफत के कारण ही वो, क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते थे, अपनी सुरक्षा अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने वो सोचते थे हम बड़े अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, तो दूसरे भी ऐसे ही होंगे। इसी गलत फहमी का शिकार वो जो शुरू में जो भयंकर लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, वो योद्धा थे, अपनी ताकत पर उनको पूरा भरोसा था, वो जानते थे कि हम सामने वाला हरा देंगे। लेकिन एक पारंपरिक उसका चित्त था, क्योंकि राजपूत का अपना एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, और वो निहत्थे पर, जिसके हाथ में हथियार नहीं है उसके ऊपर वार कभी नहीं करेगा। पीठ में चाकू या छुरा नहीं मारेगा, सामने वालों को चैलेंज देगा। जब सामने वाले के हाथ में तलवार होगी तब अपने हाथ में तलवार उठाएगा, उसके पास लकड़ी होगी तो अपने हाथ में लकड़ी। मतलब वो शक्ति का प्रदर्शन था कि मैं अपनी ताकत के ऊपर भरोसा है मुझे। वो हार जाता था तो माफ़ी मांग लेता था, उसका शिष्य बन जाता था, कबूल कर लेता हार, उमर गए तो बात अलग है। लेकिन धोखाधड़ी वहाँ नहीं होती थी, नियम होते थे। युद्ध के भी बड़े नियम होते थे, छल कपट धोखाधड़ी उसमें नहीं हुआ करती थी। तो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित वर्ग था राजपूतों का। लेकिन जो जाहिल कौम है वो कहाँ, वो तो मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिल जाए धोखे से, येन तेन प्रकार जिसको बोलते हैं। और आज भी वही चल रहा है, जिसके पास शक्ति है वो भी डरा हुआ है, क्योंकि उससे ज़्यादा किसी के पास और ताकत ना आ जाए। बरसों पहले पुरानी बात है ये तो, कि जब ईरान बनाना चाहता था, न्यूक्लियर शक्ति तैयार करना चाहता था अपना, तब उसको परमिशन नहीं मिली थी, और कई देशों ने उसके खिलाफ लगाई थी कि भाई इसको नहीं देनी चाहिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये तो राजनीति की बात है। अब उसके पास ताकत आ गई तो वो दूसरों पर हमला कर रहा है। खामा खां जाके पंगा ले लिया यहूदियों से, वहाँ कहाँ उसने हमला कर लिया था। वो यहूदियों का कोई त्यौहार था, पिछले साल की बात है, शायद 2 साल हो गए बात को, कि अपना त्यौहार मना रहे थे, नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे, खुश थे, वहाँ जाके इसने, अब वो बोलते हैं इसने यूँ फेंका। वो अब बातें इतनी उलझा देते हैं कि बुरा कौन भला कौन। तो अभी क्या है कि यार कैसे, चलो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, भड़ास नहीं बोलो तो मन में आती है बातें कि ये सब क्या चल रहा है, ये कब रुकेगी ये लड़ाई, आदमी कब खुश होएगा, नाचेगा, गाएगा, कोई अच्छी चीज़ें पैदा करे, ये क्या रखा है। तो मैंने एक इंसान के ऊपर एक कविता लिखी है, गज़ल है शायद। तो ये देखिए कि कैसे यह इंसान बना होगा। अगर इंसान नहीं है, आदमी इस ज़मीन पे नहीं है, तो ये कम से कम ऐसी भयंकर लड़ाइयाँ तो नहीं होगी। जानवर आपस में लड़ते हैं, मतलब इतना खराबा नहीं होता है। कैसे यह इंसान बना होगा, कुछ अंदाजा तो लगा होगा। कैसे
या इंसान बना होगा, कुछ अंदाजा तो लगा होगा। मैं कहाँ था उस वक्त, फिर कैसे मुझे पता होगा। अब हमने पहले तो इंसान की बात करी, अब इंसान पे हम स्वयं पे आ गए। जब तक हम अपना पता ना लगाएं, तब तक हम कितना भी जानकारी इकट्ठी कर लें बाहर से, सब बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। तो ये इशारे में मैंने यही बात कही है कि अब वो चर्चा करते हैं ना बिग बैंग पे, कि भाई कब जमीन बनी, कब आसमान बना, ये बना। भाई ये ऐसा सवाल है कि इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। कितने भी लॉजिक लड़ाएं, कितने भी वैज्ञानिक खोज करें, कोई खोज मुकम्मल, कोई खोज पूरी नहीं हुई है अभी तक। बहुत कुछ है जो नहीं जाना गया है और कभी नहीं जाना जाएगा, अज्ञेय है इसको बोलते हैं। किसी ने कभी कहा होगा, तुमने भी कहीं सुना होगा, मैं कहाँ था उस वक्त, फिर कैसे मुझे पता होगा। किसी ने कभी कहा होगा, तुमने भी कहीं सुना होगा। तुम्हें भी माता पिता ने बोला था कि तेरा जन्म 6 तारीख को हुआ है, कि 15 तारीख को हुआ, कि अप्रैल में हुआ, कि नवंबर में हुआ है, कि और तुमने उस बात को सच मान लिया। सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत थी नहीं, बुद्धि भी नहीं थी। और कैसे पैदा हुआ उनसे सवाल पूछो तो कुछ ऐसी कहानी सुना देते थे बचपन में। तो कौवा आके ले आया बच्चों को, बताए छोटे छोटे बच्चों को, इतनी झूठ हम बताते थे। वो पूछा था कि ये बच्चा, मेरा भाई, ये बहन, ये आई कहाँ से। अब माँ के पेट में थी तब भी उसे पता था, हाथ लगाता था छोटा बच्चा। लेकिन जब वो पूछता तो हम घुमा फिरा के उसको कोई गलत सवाल, सही बात उसकी समझ में आएगी नहीं। तो बड़ा मुश्किल है सच बोलना, और हमारे पास ऐसे कोई उपाय नहीं है कि उसको बिल्कुल सच बात बताई जाए। उसकी उम्र अलग है। खैर, तो इंसान अगर नहीं हो तो क्या बुरा क्या भला होगा। सारी मुसीबत है कि हमारी अकल जो है, अकड़ है, उससे जुड़ गई है। ये सारी जमीन एक होगी, कोई मुल्क न यहाँ होगा। अगर इंसान नहीं है इस जमीन पर तो कोई देश नहीं रहेगा। ना चीन होगा, ना अरब होगा, ना अमेरिका होगा, ना कनाडा होगा, ना भारत होगा, ना अफगानिस्तान होगा, ना यूके होगा, ना जर्मनी होगी। पूरी ज़मीन एक होगी। जानवरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो भोजन चाहिए, खाना पीना चाहिए, पानी चाहिए। जहाँ उनको भोजन मिलता है उस तरफ वो चले जाते हैं। पंछी भी वहीं उड़ जाते हैं मौसम के हिसाब से, जहाँ उनको अच्छा लगता है। ठंडी ज़्यादा है तो भाग जाते हैं, गर्म इलाके में ज़्यादा गर्मी आ गई तो और जगह पे चले जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी एक है उनके लिए। हमने कब्जा कर करके पाबंदी लगा दी है, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आदमी, मेरा ख्याल है आधे लोग ज़मीन पर तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते हैं सारी दुनिया में, आधे से ज़्यादा होंगे शायद। खैर, अब तो साधन बहुत हैं, फिर भी सरकारी मुसीबत। ये सारी ज़मीन एक होगी, कोई मुल्क न यहाँ होगा। ये खंडहर कहाँ से आया, ये खंडहर कहाँ से आया। कितनी पुरानी इमारतें हैं, जाके देख लो, बड़े बड़े महल, टूटे फूटे खंडहर पड़े हैं। कुछ तोड़े गए हैं और कुछ वक्त ने धूल धूसित कर दिए हैं, बिखर गए हैं। ये खंडहर कहाँ से आया, कभी कोई यहाँ रहा होगा। ये गजल भी है अजीब सी, अक्ल ने यही कहा होगा। भाई, जो बातें गद्य में नहीं कही जा सकती है उसको पद्य में, कविता में कहना आसान लगता है 2-4 लाइनों में। तो बस ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। और सभी को मुबारक हो। आप मनाते हैं तो ज़रूर मनाइए, कोई भी आप त्यौहार मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, मेरे लिए तो कोई इसकी उपयोगिता है नहीं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को रिप्लाई करता नहीं हूँ, जवाब देता नहीं हूँ कि अभी क्या, ठीक है तो वीडियो बना देते हैं और सभी से, भाई आपकी स्वतंत्रता है, जो भी मनाएं, खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। और शत्रु बोध भी होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, जहाँ भी रहते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए उपाय करना ज़रूरी है। क्योंकि सामने वाला प्यार मोहब्बत की बात नहीं समझता है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है इंसान के ज़िंदगी में कि बहुत कम है जो सबके लिए मंगल की, शांति की, आनंद की कामना करते हैं,
सुरक्षा की कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत।